नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज का हमारा जो विषय है वो है इंदिरा गांधी, द आयरन लेडी ऑफ इंडिया। कहते हैं कि जो हवाओं से टकराए उसे तूफ़ान कहते हैं, जो हवाओं से टकराए उसे तूफ़ान कहते हैं, और जो तूफ़ान से भी टकरा जाए उसे इंसान कहते हैं। जी हाँ, आज ऐसे ही हमारे आज का जो टॉपिक है वो है श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, बहुत सारे हर्डल्स आए उनके लाइफ में, लेकिन फिर भी एक ऐसी शक्ति उभर कर सामने आई जिन्हें बाद में आयरन लेडी के नाम से संबोधित किया गया। आइए आज बात करते हैं इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी, जिनका जन्म 19 नवंबर 1917 को कश्मीरी पंडित के घर हुआ। इनके पिताजी का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी था, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे और आज़ादी में भी बहुत अहम योगदान रहा उनका। और इनके दादा श्री मोतीलाल नेहरू जी थे। तो अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से आते थे इंदिरा गांधी जी। और अगर मैं बात करूं इनके पिता की, तो इनके पिता का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था और ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इनके माता श्रीमती कमला नेहरू थे, जो पेशे से गृहिणी थे। इनके पिता फिरोज गांधी, हालांकि ये इनसे इनका जो शादी है हुई थी बाद में। इनके जो बच्चे, वो इंदिरा गांधी के दो बच्चे थे, राजीव गांधी और संजय गांधी। राजीव गांधी जिनकी शादी सोनिया गांधी से हुई थी, संजय गांधी मेनका गांधी, और वर्तमान में हमारे पास इनके जो दो बच्चे हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, जो वर्तमान में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करते हैं। और मेनका गांधी के पुत्र वरुण गांधी, वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो शुरुआत करते हैं इंदिरा गांधी के प्रारंभिक जीवन काल की। इंदिरा गांधी बचपन में बहुत नटखट थे और प्रारंभिक जीवन काल इनका बिल्कुल ऐसे ही बीता जैसा एक वेल फैमिली के बच्चे का बीतता है। अच्छे संस्कार मिले घर से और पॉलिटिकल फैमिली से थे, तो जाहिर सी बात है बहुत कुछ उन्हें राजनीति के बारे में सीखने और जानने का अवसर प्रदान हुआ। इंदिरा गांधी का बचपन घर में बीता और इनका जो प्रारंभिक शिक्षा जो हुई वो मॉडर्न हाई स्कूल दिल्ली से हुई। इसके बाद इनकी आगे की पढ़ाई इंटरनेशनल स्कूल ऑफ जेनेवा से हुई और हायर स्टडी के लिए जो है इंदिरा गांधी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए थे। इसका एक कारण भी था, क्योंकि फिरोज गांधी ऑक्सफोर्ड में पढ़ते थे, तो इंदिरा गांधी ने भी प्रेफरेंस दी कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़े। अगर मैं बात करूं कि इनका आज़ादी में क्या योगदान रहा, तो ये इंदिरा गांधी उन चुनिंदा चेहरों में से एक है कि जब ये अपने बाल अवस्था में थी तो तब भी ये बहुत पार्टिसिपेट करते थे फ्रीडम मूवमेंट में और कोशिश करते थे कि अपने लेवल पे वो भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। हालांकि जवाहरलाल नेहरू इन्हें हमेशा सजेस्ट किया करते थे कि तुम अभी छोटी हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, और बहुत स्ट्रगल चल रहा है देश में, बहुत डिस्प्यूट होते हैं, तो खतरे से खाली नहीं है वहाँ जाना, तो तुम नहीं जाओ, तुम इसमें पार्टिसिपेट ना करो। तो फिर होता क्या है कि इंदिरा गांधी के कनेक्शन सभी के साथ अच्छे से थे और पॉलिटिकल फैमिली के सब लोग का आना जाना रहता था उनके घर में। तो इंदिरा गांधी की बात होती है महात्मा गांधी जी से, और वो महात्मा गांधी से सजेशन लेती है कि मुझे भी कुछ अपने देश के लिए करना है, तो मैं अपना कंट्रीब्यूशन किस तरह से कर सकती हूँ आज़ादी के लिए। तो महात्मा गांधी उन्हें बड़ा सिंपल कहते हैं कि आपको जो लगता है अपने स्तर पे आप वो करने का प्रयास कीजिए। ये देश में आज़ादी के लिए आंदोलन हो रहा है, तो प्रत्येक व्यक्ति को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। तो इंदिरा गांधी ने वही सुना और शी स्टार्ट टू वर्क। इंदिरा गांधी ने दो अपनी सेनाएं बनाई थी, एक बाल चरखा संघ और दूसरी बानर सेना।
जिसके द्वारा ये प्रयास करते थे कि ये देश में आज़ादी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सके अपनी ओर से। इनका कंट्रीब्यूशन बचपन में कैसे रहा, जैसे कि उस समय भारत में नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चला था। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, जहाँ पर भारत में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जा रहा था। अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई पदवियों का लोग त्याग करे थे। तो एक घटना है इंदिरा गांधी के बचपन की, जब उनके मौसी मेहमान आते हैं तो उनके लिए फ़ौरन से बहुत सारी वो खिलौने लेके आते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, छोटे बच्चों को बहुत इंटरेस्ट होता है खिलौनों में, तो इंदिरा गांधी को वो प्रेफर करते हैं वो खिलौने। फिर इंदिरा गांधी को ध्यान आता है कि भारत में तो असहयोग आंदोलन चल रहा है जिसमें हम विदेशी वस्तुओं का त्याग कर रहे हैं। तो इंदिरा गांधी स्ट्रिक्टली मना कर देती है कि वो ये खिलौने नहीं ले सकती और हमें बाइकआउट करना है सारी विदेशी वस्तुओं को। तो यहीं से उनके डेडिकेशन का पता चलता है कि वो बहुत डेडिकेटेड थे कि हमें अपने देश को पहले आज़ादी दिलानी है, जिसके लिए हम पूरी तरह से बढ़ चढ़कर जो है असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट करें। तो बहुत बचपन से ही लेकर बहुत शौक़ था। और जब हम बाइकआउट कर रहे थे विदेशी वस्तुओं का, तो स्कूल के दौरान इंदिरा गांधी स्कूल में मात्र एक अकेली लड़की होती थी जो खादी वस्त्र पहनकर जाया करते थे। बाकी सब बच्चे फॉर्मल जो भी ड्रेस होती थी स्कूल की उसमें जाते थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने स्कूल टाइम में भी खादी ड्रेस पहनकर स्कूल जाते थे वो। इस वजह से टीचर के साथ उनके थोड़े डिस्प्यूट भी होते थे, मतभेद भी होते थे। तो इस तरह से बाकी इंदिरा गांधी हमेशा कोशिश करती थी अपने लेवल पे अपने देश के लोगों के लिए कुछ किया जाए। तो जब इंदिरा गांधी छोटी होती थी तो उस समय भी जैसे देश में कोई मेडिकल फैसिलिटी है या कहीं पर कोई बीमारी फैल गई है, उसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ जो भी हेल्प कर सकते थे वो उन्होंने भरपूर प्रयास किया अपने देश में कंट्रीब्यूट करने का। शुरू में इंदिरा गांधी को पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। धीरे धीरे जब वो सब देखते हैं कि किस तरह से देश चलता है और किस तरह से इंटरनेशनल अफेयर्स को हैंडल किया जाता है, तो फिर इंदिरा गांधी का जो है वो इंटरेस्ट डेवलप होने लगा राजनीति में। और धीरे धीरे करके इंदिरा गांधी भी पॉलिटिक्स के दायरे में आ गए। उससे पहले इंदिरा गांधी ने अच्छी सी पढ़ाई लिखाई की, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे। और बात है 1955 के आसपास की, जब इंदिरा गांधी जो है वो राजनीति में उन्होंने एंटर किया। तो 1955 में इंदिरा गांधी को जो है वो कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति सदस्य बनाया गया। 1959 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वो अध्यक्ष बनी। 1959 को तो अब इंदिरा गांधी जो है वो सेंटर में आ चुके थे पॉलिटिक्स में, और उन्हें बहुत आइडिया भी हो गया था कि राजनीति को किस तरह से चलाया जा सकता है और किस तरह से जो है वो पॉलिटिकल इशू को सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन दुविधा तब हुई 1964 में, जब इंदिरा गांधी के पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहांत हो गया। और जैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो जाती है, कांग्रेस पार्टी में जो माहौल है वो गर्म हो जाता है, क्योंकि हर नेता को लगता था कि वो केंद्र में है। अब रेस शुरू हो गई पीएम बनने की, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई। तो कुछ पॉलिटिकल लीडर्स चाह रहे थे कि इंदिरा गांधी को जो है वो अगला पीएम बनाया जाए। लेकिन जो सीनियर लीडर थे आईएनसी के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी में, उनकी अपनी मंशा थी कि वो केंद्र में आए, वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन वहाँ पर पार्टी के द्वारा डिसीजन लिया गया, और पार्टी में जो सबसे योग्य व्यक्ति माने जाते थे उस समय, लाल बहादुर शास्त्री, वन ऑफ द मोस्ट डिजर्विंग पॉलिटिकल लीडर, तो उन्हें जो है वो भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। इसमें कोई शक नहीं है कि लाल बहादुर शास्त्री बहुत काबिल और योग्य व्यक्ति थे और बहुत ही अच्छे लीडर भी थे। तो 1964 में लाल बहादुर शास्त्री
भारत के नए पीएम बने, लेकिन उन्होंने इंदिरा गांधी को भी रेकमेंड किया भी वो भी पॉलिटिक्स में आए और उन्हें राज्यसभा का सांसद बनाकर उन्हें एक डिपार्टमेंट दिया गया, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। तो वो हमारे सूचना मंत्री बनी इंदिरा गांधी और बहुत डेडिकेटली काम किया उन्होंने अपने विभाग में। तो काम बहुत अच्छा चलता रहा और लेकिन राजनीतिक जो मतभेद है वो दल के अंदर जो चलते रहते थे और चलते गए, क्योंकि सीनियर लीडर्स को लगता था कहीं ना कहीं कि इंदिरा गांधी का इस तरह से हाईलाइट होना उनके लिए घातक हो सकता है, शायद उनकी इमेज को उससे फ़र्क पड़ रहा है। दुविधा तब होती है जब 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है। एक्चुअली हुआ क्या था कि 1965 में वॉर हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, और जब वॉर ख़त्म हो गया तो उनका समझौता होना था, जो कि वर्तमान में उज्बेकिस्तान एक कंट्री पड़ती है, वहाँ पर एक जगह है ताशकंद। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ताशकंद गए थे समझौते के लिए और वहाँ पर उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। अब रियलिटी तो पता नहीं कि क्या हुआ था वास्तव में, लेकिन हाँ, लाल बहादुर शास्त्री की यहाँ पे डेथ हो गई थी। तो अब वो प्रॉब्लम हो गई थी कि अब क्या किया जाए, क्योंकि जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो गई, अब कांग्रेस के जो सीनियर्स लीडर थे उनमें होड़ लग गई थी कि हु विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो कांग्रेस में खींचातानी शुरू हो गई और उसमें अच्छे अच्छे लीडर थे जो चाह रहे थे भाई कि मैं बनूं। कामराज जी थे और मोरारजी देसाई जी थे और भी कई अन्य सीनियर लीडर थे जो अपने आप को केंद्र में रखकर देख रहे थे कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। और कांग्रेस कुल मिला के यहाँ पर दो गुटों में बंटने शुरू हो गई। अब इंदिरा गांधी की अच्छी पकड़ थी, अच्छी छवि रखती थी इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी ने जो है 1967 में चुनाव लड़ा और रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने के बाद वो जीत गई और कांग्रेस की नई प्रधानमंत्री बन गई। अब गुट में और ज़्यादा खलबली हो गई और कांग्रेस गुट जो है वो दो भागों में डिवाइडेड हो गया। तो अब समस्या हो गई पुराने लीडर्स को, उन्हें लगता था कि वो केंद्र में है, उन्हें लीडर बनना चाहिए, और कुछ लोगों का मानना था कि इंदिरा गांधी जो है वो बेटर लीडर है तो उन्हें पीएम बनना चाहिए। तो इंदिरा गांधी जो है 1967 में पीएम बन गई, नई पीएम, और कुल मिला के उन्होंने कोशिश की, जो लीडर्स थे उन्होंने अपने साथ लाने की कोशिश की और बहुत सारे लीडर को वो अपने साथ लाने में सक्षम रही और आगे वो कांग्रेस पार्टी को चलाती गई। और बहुत बड़ा काम उन्होंने किया 19 जुलाई 1969 को, जब इंदिरा गांधी ने जो है वो भारत के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। राष्ट्रीयकरण करने का लाभ क्या रहा? देखिए, हम जैसे जानते हैं कि उस समय जो है वो स्थिति बहुत ख़राब थी भारत की तरफ से, और हम देख पा रहे थे कि हमारे देश में उस समय गरीबी थी बहुत सारी और किसानों को पर्याप्त ऋण नहीं मिल पा रहा था। तो इंदिरा गांधी ने क्या करा कि हमारे जो उस समय के बड़े बड़े जो मेन बैंक थे उन सब का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिस वजह से ट्रांजेक्शन थोड़ी इजी हो गई और उन्होंने कोशिश की कि अब जो है डेवलपमेंट को एक नई दिशा मिलेगी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने से लेन देन आसान हो गया और देश जो है वो नई गति पकड़ने लगा विकास की तरफ। लेकिन सबसे जो हार्ड डिसीजन था उनके द्वारा लिया गया वो उस समय का माना जाता है 1971 का, जब इंदिरा गांधी ने अपने देश में प्रिवी पर्सेस की समाप्ति कर दी। प्रिवी पर्सेस क्या होता था? जैसे कि हम जानते हैं कि जब भारत देश आज़ाद हुआ था 1947 को, तो उस समय भारत जो है वो 565 रियासतों में बटा हुआ था और हमने इन रियासतों को सलाह दी कि वो मर्ज हो जाए और देश का एक हिस्सा बने। तो उसके बदले हमने
उन राजाओं को कुछ पेंशन, 30 तोपों की सलामी, इस तरह कुछ सरकारी सुविधाएं देने का प्रस्ताव रखा था और हम तब से दे रहे थे। इंदिरा गांधी को लगा कि प्रिवी पर्सेस जो है वो आम नागरिक की जो समानता है, समानता के साथ खिलवाड़ है। इस वजह से उन्होंने लगा कि एक तो ये आम व्यक्तियों के साथ समानता के खिलाफ है, दूसरा इससे सरकारी खजाने पर बोझ बहुत अधिक बढ़ रहा है, क्योंकि रियासतें भी बहुत ज़्यादा थी, राजा भी बहुत ज़्यादा थे और हम उन सबको जो है वो पीबी पर्सेस की सुविधाएं दे रहे थे सरकारी खजाने से। तो इंदिरा गांधी ने जो है प्रिवी पर्सेस की समाप्ति करने की घोषणा की। जो प्रिवी पर्सेस जो है वो आर्टिकल 291 और आर्टिकल 362 के द्वारा मिलते थे। तो इंदिरा गांधी ने 26वां संशोधन किया अपने संविधान में और 26वें संशोधन के द्वारा भारत में जितने भी प्रिवी पर्सेस थे वो सुविधाएं जो है वो समाप्त कर दी। अब डिस्प्यूट और बढ़ने लगा, क्योंकि बड़े बड़े जो पूंजीवादी लोग थे वो सब एक तरफ हो गए और वो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट चले गए, क्योंकि पूंजीवादी लोग या जो संपन्न लोग थे वो नहीं चाह रहे थे कि भी उनकी सुविधाएं समाप्त हो, और इंदिरा गांधी जो है वो पूरी तरह से फेवर में आ गई थी गरीबों के, शोषितों के, वंचितों के, जिनके पास सुविधाएं नहीं थी। तो इंदिरा गांधी ने जो है वो 71 में एक फेमस नारा दिया गया था जो बहुत पॉपुलर हुआ था उस समय, कि गरीबी हटाओ। तो कांग्रेस पार्टी की जो आपसी रंजिश चल रही थी उसमें लीडर चाह रहे थे भाई इंदिरा हटाओ, और इंदिरा गांधी ने जो है वो खुद से नारा दिया था कि देश से गरीबी हटाओ। उसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास भी किए इंदिरा गांधी ने, और गरीबी को दूर करने के लिए उन्होंने जो उनकी 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी उसमें एक कार्यक्रम को भी इंट्रोड्यूस किया गया जिसे हम 20 सूत्रीय कार्यक्रम कहते हैं। 20 सूत्रीय कार्यक्रम में इंदिरा गांधी ने 20 विषय रखे थे, जिसमें से कुछ विषय थे जैसे सिंचाई, कृषि में सुधार, आसान ऋण, और इस तरह की कुछ हमने 20 कार्यक्रमों को शामिल किया था, इसीलिए उसे 20 सूत्रीय कार्यक्रम कहा जाता है। और ये हमारा मेन उद्देश्य था कि अगर हम अपने बेसिक 20 चीज़ों के ऊपर काम करेंगे तो और बहुत सारी चीज़ें उसके साथ जो है वो ठीक हो जाएगी। तो इंदिरा गांधी ने जो है 20 सूत्रीय कार्यक्रम को लॉन्च कर दिया और बहुत सराहा गया इस कार्यक्रम को, क्योंकि बहुत इससे अच्छे रिजल्ट आने लगे थे हमारे पास। तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम के द्वारा हमने सुधार किया कृषि में, सिंचाई परियोजना में, फसलों में, और साथ ही साथ सपोर्ट हुआ हमारे हरित क्रांति को, क्योंकि 1966 से पहले अगर हम देख पाते तो हमारे देश में खाने पीने की चीज़ों का बहुत अभाव था। इसी के लिए भारत ने एक समझौता किया था जिसको हम PL 480 या 420 समझौता था हमारा अमेरिका के साथ, खाद्य सुरक्षा समझौता, जिसमें अमेरिका हमें जो है वो खाद्य पदार्थों की सप्लाई करता था। लेकिन जब लाल बहादुर शास्त्री ने वो जांच कराई तो वो खाद्यान्न पदार्थों की क्वालिटी इतनी बेकार थी कि उसे तो पशुओं को खिलाना भी बेकार था और हम लोग खुद खा रहे थे। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब वो सैंपल देखे तो उन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया PL 480 को, भाई हम आपसे वस्तुएं नहीं ले सकते, क्योंकि आपकी जो क्वालिटी का जो आपका जो खाद्यान्न जो क्वालिटी का सामान है वो बहुत ही बेकार है। तो इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति को भी बहुत सपोर्ट किया, जिससे हमारे देश में अब भरपूर उत्पादन होता था खाद्यान्न पदार्थों का, और हमारे देश को भूखमरी से बाहर लाने का बहुत प्रयास किया इंदिरा गांधी जी ने। उसके बाद इनका एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप और बहुत बड़ा कदम उठता है 1970-71 को, जब उन्होंने बांग्लादेश की मुक्ति के लिए युद्ध लड़ा। डिस्प्यूट क्या था, जैसे हम सभी जानते हैं कि बांग्लादेश एक समय भारत का ही एक अंग था, जो 1947 को यानी पाकिस्तान अलग बनने के बाद एक देश बना था जिसका नाम था पूर्वी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में भी आपस में बहुत खींचातानी रहती थी। पश्चिमी पाकिस्तान चाह रहा था, जिन्ना का जो गुट चाह रहा था कि पाकिस्तान की अपनी आइडेंटिटी है और रिलीजन के बेस पे नया देश का गठन हुआ है, तो उसकी अपनी भाषा भी अलग होनी चाहिए, और वो प्रेफरेंस दे रहे थे अपनी
उर्दू भाषा को। और जो कि हमारा पूर्वी पाकिस्तान है, वहाँ पर अधिकांश जो लोग हैं वो बांग्ला बोलने वाले थे। तो वो चाह रहे थे कि धर्म अपनी जगह है, कल्चर अपनी जगह है, तो वो अपने भाषा का त्याग नहीं करना चाह रहे थे और वो प्रेफरेंस देना चाह रहे थे अपनी लोकल भाषा को, जो उनकी बांग्ला थी। तो डिस्प्यूट बढ़ता गया, तो पाकिस्तान के साइड से दबाव बना जा रहा था पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर, और पूर्वी पाकिस्तान जो है वो उससे सहमत नहीं था। फिर बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यू हुए पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच, जिस वजह से उनके बीच दीवार बढ़ती गई। और फाइनली हुआ क्या कि पूर्वी पाकिस्तान ने यानी बांग्लादेश ने डिसाइड कर लिया कि वो पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। तो उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी। तो इंदिरा गांधी ने भी कोशिश की, क्योंकि डायरेक्टली सपोर्ट करना तो संभव नहीं था, तो उन्होंने भी जिस एक साइलेंट तरीके से हो सकता है हेल्प की, बांग्लादेश की आर्थिक सहायता की, फिर मिलिट्री के द्वारा भी सहायता की, हमारी जो BSF आर्म है उनके द्वारा भी हेल्प की। लेकिन जब डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा बढ़ गया और युद्ध छेड़ दिया पाकिस्तान ने शुरुआत की, तो भारत ने इसका बहुत करारा जवाब दिया 1971 के युद्ध में, और बहुत सारे बांग्लादेशियों को जो है वो कैद कर लिया। तो 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध छिड़ गया और हमने पूरा समर्थन किया बांग्लादेश का, जिसमें कि भारत ने बहुत मुंहतोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को। और फाइनली जब पाकिस्तान थक हार गया, तो पाकिस्तान के 93,000 जवानों ने आत्मसमर्पण कर दिया और घुटने टेक दिए पाकिस्तान ने। और फाइनली बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया पाकिस्तान से और एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना। तो जब इंदिरा गांधी ने 1971 के जो वॉर जीत ली, उसके बाद इंदिरा गांधी बहुत पॉपुलर हो गई, बहुत फेमस हो गई, और उनकी बहुत अच्छी इमेज बन गई थी अपने देश में, और उन्हें आयरन लेडी का खिताब मिलने लगा। तो बहुत अच्छे से काम किया इस लेवल तक, और सभी इंदिरा गांधी को सराह रहे थे। प्रॉब्लम कब होती है? प्रॉब्लम हुई 1975 में, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया। जजमेंट किस विषय को लेकर था? जजमेंट था 1971 के इलेक्शन को लेकर। और 1971 में जो इलेक्शन हुए थे, इंदिरा गांधी के ऊपर आरोप लगा था कि जो इलेक्शन हुआ था 1971 का, उसमें सरकारी खजाने का दुरुपयोग हुआ है, कर्मचारियों का दुरुपयोग हुआ है, मशीनरी का भी दुरुपयोग हुआ है। इसलिए उन्होंने इंदिरा गांधी को जो है वो अयोग्य घोषित करार कर दिया, और इंदिरा गांधी को जो है 6 साल के लिए बाहर कर दिया सरकारी पद से। और इस वजह से डिस्प्यूट बढ़ गया और उनकी सदस्यता जो है वो समाप्त हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ, जब इंदिरा गांधी को बाहर किया गया तो डिस्प्यूट बढ़ गया, और हुआ फाइनली क्या कि इंदिरा गांधी ने, उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। तो इन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 जो है वो नेशनल इमरजेंसी के लिए होता है। तो फखरुद्दीन अहमद ने 352 अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। और इमरजेंसी जो है वो बहुत लंबी लगी, 21 मार्च 1977 तक, यानी लगभग 21 महीने की इमरजेंसी लगा दी पूरे देश में। उस दौरान हुआ क्या कि कुछ लोग जो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट थे, ऐसा कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने उनको अरेस्ट करवा लिया और मतलब पॉलिटिकल जो उनके पास पावर थी उसका मिसयूज भी किया। उस वजह से बहुत सारे लोग उनसे नाराज़ भी होने लगे। बिहार के एक बहुत प्रसिद्ध लीडर हुए थे जयप्रकाश नारायण, उनके नेतृत्व में इंदिरा गांधी के अगेंस्ट रैलियां निकाली गई और बहुत सारे फिर उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, और इंदिरा गांधी की इमेज को कहीं ना कहीं उससे बहुत धक्का लगा। और हुआ क्या कि जब 1977 का उन्होंने उसके बाद जो इलेक्शन लड़ा, उसमें इंदिरा गांधी
को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार, बहुत फेमस है, कई बार पूछा भी जाता है ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किससे है और कब वो शुरू हुआ था। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार था क्या? एक्चुअल में सिख समुदाय में एक लीडर थे, उनके अगेंस्ट ये ऑपरेशन था। प्रॉब्लम क्या थी? सिख कम्युनिटी के जो लीडर थे वो अकाली दल से संबंध रखते थे, जिनकी मांग थी, अच्छा उनका नाम था भिंडरावाले। तो सिख समुदाय के लीडर कौन थे? भिंडरावाले। भिंडरावाले का इनकी जो डिमांड थी वो थी खालिस्तान, यानी जो पंजाब हमारे पास वर्तमान में एक स्टेट है उसको वो अलग आइडेंटिटी देना चाहते थे, और उनकी डिमांड थी कि वो पंजाब को अलग एक देश बनाए जिसका नाम खालिस्तान होगा। लेकिन इंदिरा गांधी इसके पक्ष में नहीं थी। तो हुआ क्या कि 1983 के आसपास की बात है कि भिंडरावालों ने क्या है, शरण ले ली स्वर्ण मंदिर में अमृतसर में। तो जब इंदिरा गांधी को पता लगा तो उन्होंने कर दी वहाँ पर आर्मी इंक्वायरी। उससे क्या हुआ कि भारत की जो आर्मी थी वो सभी लोग को मारने में कामयाब रहे, पकड़ने में भी कामयाब रहे, लेकिन बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए ऑपरेशन ब्लू स्टार में, जिसके बाद इंदिरा गांधी के इमेज को बहुत तगड़ा धक्का लगा और देश के बहुत सारे जो लोग थे, स्पेशली जो सिख कम्युनिटी के लोग थे, वो उनके अगेंस्ट चले गए। क्योंकि जब हमने सैनिक कार्रवाई करी कहाँ पे, स्वर्ण मंदिर में, गोल्डन टेम्पल में, तो वहाँ पर आतंकवादियों को मारना तो उनका प्राइमरी मोटिव था ही था, लेकिन कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घड़ भी पिसता है, वही यहाँ पर हुआ। यानी आतंकवादियों को मारने के चक्कर में बहुत सारे वहाँ पर निर्दोष लोग मारे गए, जिस वजह से सिख कम्युनिटी बहुत नाराज़ हो गई उनसे। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो इंदिरा गांधी के जो सिक्योरिटी गार्ड थे, जो सुरक्षा कर्मी थे, दो, उनका नाम, एक का नाम था सतवंत सिंह और एक का नाम था बेअंत सिंह। ये दोनों जो है वो सिक्योरिटी गार्ड थे इंदिरा गांधी के, और इन दोनों ने ही इंदिरा गांधी की हत्या कर दी 31 अक्टूबर 1984 को। यानी 31 अक्टूबर 1984 को जो है इंदिरा गांधी की जो घर पे ही दोनों सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा हत्या की गई, और इंदिरा गांधी में 23 गोलियां लगी थी और उनकी हत्या हो गई। तो कुल मिला के अगर हम इसको समरी के रूप में जानना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी ने, अब कुछ हर एक लीडर की कुछ अच्छी बातें होती है, कुछ उनमें कमियां रह जाती है, लेकिन अगर हम सोशल एम्पावरमेंट की बात करें तो सोशली बहुत एम्पावर किया था इंदिरा गांधी ने हमारे कंट्री को, और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बहुत कोशिश की थी डेवलपमेंट करने की। भूमि सुधार, सिंचाई परियोजना, गरीब लोगों को ऋण प्रदान करने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण, और बहुत कुछ सीखा था जो उन्होंने अपने लाइफ में, उसे कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश की। और इनके बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे अपने जीवन में ये गुरु रविंद्रनाथ टैगोर से। उन्हें वो अपना आइडल मानते थे। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर एक अच्छे समझदार व्यक्ति थे, बहुत शालीन स्वभाव के व्यक्ति थे, और इंदिरा गांधी का मानना था कि अगर किसी व्यक्ति को होना चाहिए तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की तरह होना चाहिए। और इनका जो निवास स्थान था आनंद भवन। बचपन तो बड़ा आनंद से बीता, जवानी में बहुत कुछ सीखा, और मैच्योरिटी आने पर उसका प्रयोग भी किया अपने देश में। और वर्तमान में हम देखते हैं कि उनके जो अगली पीढ़ी है, यानी राजीव गांधी के पुत्र राहुल गांधी, वो वर्तमान में कांग्रेस के यूथ लीडर है, और कांग्रेस के नक्शे कदम पर देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो इंदिरा गांधी ने बहुत कुछ किया अपने बिहाफ पर जो उनसे हो सकता था, और बहुत कोशिश की अपने देश को डेवलप करने के लिए, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और पहला वो केस था शायद इतने बड़े पॉलिटिकल फैमिली में जब उन्होंने जो है वो इंटरकास्ट मैरिज की थी, क्योंकि पारसी थे फिरोज खान और इंदिरा गांधी थी हिंदू के ब्राह्मण परिवार से। तो ये भी दिखाता है कि इंदिरा गांधी जो है वो बहुत लिबरल महिला थी।
बहुत स्ट्रांग लेडी भी थी। बचपन की अगर हम बात करें तो बचपन में भी बहुत पहले से उनका एटीट्यूड ऐसा था कि ना तो किसी से डरना है ना किसी को डराना है। कहते हैं ना कि ताकतवर लोग ना तो किसी जो सही मायने में ताकतवर होते हैं या काबिल होते हैं, काबिल लोग ना तो किसी से डरते हैं ना ही किसी को डराते हैं। तो इंदिरा गांधी ने बहुत बेहतरीन कोशिश की हमारे देश को इम्प्रूव करने में, क्योंकि जब इंदिरा गांधी को कार्यभार मिला उस समय देश बहुत कठिन परिस्थिति में था। लगातार वॉर हुई थी। 1962 में पाकिस्तान का वॉर, फिर 1965 में चाइना का साथ वॉर हुआ था, 1971 में फिर पाकिस्तान के साथ वॉर हो गया। तो इतने हमने 2-3 लड़ाइयाँ भी लड़ी थी। देश के हालत बहुत ख़राब थे, लेकिन उस स्थिति में भी उन्होंने कोशिश की देश को उभारने के लिए और बहुत प्रयास किया, अपना पूरा योगदान दिया देश को आगे उठाने में। तो हम नमन करते हैं ऐसी महिला को जिन्होंने बहुत बेहतर प्रयास किया देश को आगे ले जाने के लिए। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।